अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अजहर सर। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श हिंदी में। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 से पाठ क्रमांक 9 कबीर की साखियाँ इस कविता का अध्ययन करने वाले हैं। इस कविता के कवि का नाम है संत कबीरदास जी। तो कविता का अध्ययन करने से तत्पूर्व हम कविता के कवि का छोटा सा जीवन परिचय जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे कवि के परिचय की ओर। जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगर में हुआ। हम साखी का अर्थ क्या होता है वे देखेंगे। तो साखियों का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। कबीर की साखियाँ अर्थात साखियाँ किसे कहते हैं? साखी का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। जहाँ पर उनके जीवन में उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान को हासिल किया, प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त किया, अर्थात उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया अपने लाइफ से, अपने जीवन से, वे एक्सपीरियंस, वे अनुभव, वे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं और आपको बता रहे हैं। तो यही अर्थ होता है साखियों का। तो आप उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको साखियों का अर्थ समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं इन साखियों की ओर। इसकी पहली साखी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहे दो में। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं मैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहे दो म्यान। तो प्रस्तुत साखी का प्रसंग, हम प्रसंग कैसे लिखते हैं? प्रसंग लिखने की विधा है, प्रस्तुत साखियाँ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। ये साखियाँ हमारी पाठ क्रमांक 9 कविता कबीर की साखियाँ इस पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता है संत कबीरदास जी। तो इस प्रकार से हमें प्रसंग तैयार करना होता है, लिखना होता है। तो आप इसी प्रकार से आपका प्रसंग तैयार करेंगे। अब चलते हैं व्याख्या की ओर। तो अब हमें व्याख्या में क्या लिखना होता है? व्याख्या में हमें लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने क्या दर्शाने का प्रयास किया है, या हमने उन प्रस्तुत पंक्तियों को किस प्रकार से समझा है। तो चलिए चलते हैं इन व्याख्याओं की, इन पंक्तियों की व्याख्या की ओर। तो व्याख्या, प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी ने कहा है कि जाति न पूछो साध की। अब साध किसे कहते हैं? जिसके पास, ये कठिन शब्द है साध आपके लिए। तो साध का अर्थ होता है जिसके पास, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जिसके पास ज्ञान हो, उसे हम साधु या साध कहते हैं। तो जिसके पास ज्ञान है उसे हम साध कहते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, अर्थात उससे ज्ञान की बात करना चाहिए। मोल करो तरवार का, मोल अर्थात कीमत, भाव। मोल करो तरवार का, तरवार का अर्थ होता है, क्या होता है? तलवार। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान किसे कहते हैं? म्यान अर्थात जो तलवार का घर होता है, आप सरल अर्थ में कह सकते हैं, वे तलवार के घर को हम म्यान कहते हैं। तलवार जिसमें रखी जाती है तो वे म्यान है। तो अब प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास ने कहा है, प्रस्तुत दोहे में, प्रस्तुत साखी में कहा है कि हमें मनुष्य के ज्ञान को महत्व देना चाहिए। मनुष्य के पास जो ज्ञानी व्यक्ति है उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ना कि उसके जात को, ना कि उसके पंथ को। हमें उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। और ये बात स्पष्ट करते हुए वे एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मोल करो तलवार का, कि वो बता रहे हैं कि जब हम तलवार खरीदते हैं तो मोल, कीमत लगाते हैं, भाव लगाते हैं तलवार की, उसके म्यान की भाव नहीं लगाते। हमें म्यान से कोई मतलब नहीं होता है, हमें तो तलवार खरीदना होती है, तो इसीलिए मोल करते हैं हम तलवार का। तो वे इसी प्रकार आपको स्पष्ट कर रहे हैं कि हम जिस प्रकार से तलवार को महत्व देते हैं, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ना कि मनुष्य के जात को एवं धर्म को या उसके पंथ को। इसे हमें महत्व नहीं देना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास, अर्थात जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसके पास से हमें ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए।
उसके जात को नहीं, उसके धर्म को नहीं, हमें उससे कुछ नहीं पूछना चाहिए, हमें तो उससे ज्ञान पूछना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमें ज्ञान को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये थे प्रस्तुत साखियों का अर्थ, भावार्थ, सरलार्थ, व्याख्या, आप जो भी कहो। तो इसका अर्थ ये है कि हमें मनुष्य को उसके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, ना कि उसके जात के। अर्थात हमें महत्वपूर्ण है ज्ञान, ना कि उसकी जात, इसीलिए हमें उसके ज्ञान से ही, ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। तो बच्चों चलिए चलते हैं अब हम अगली साखी की ओर। तो इसके दूसरी साखी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए वहीं एक की एक। फिर से पढ़ रहा हूं, आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। अब यहां पर कठिन शब्द क्या है? आवत। आवत का अर्थ होता है आना, गारी का अर्थ होता है गाली। आवत गारी एक है, उल्टत हुई, उल्टत का अर्थ होता है उलटना, उल्टत हुई अर्थात होना, उल्टत हुई अनेक, अनेक अर्थात संख्या में, कई सारी, बहुत सारी। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। कह कबीर, कह कबीर अर्थात कबीर कहता है कि कह कबीर, कबीर कहता है नहीं उल्टिए अर्थात नहीं उलटना चाहिए, वही एक की एक। तो यहाँ पर प्रसंग देखते हैं। प्रसंग, प्रस्तुत कविता या प्रस्तुत पंक्तियाँ, प्रस्तुत साखियाँ हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ इस कविता से ली गई हैं। इस कविता के रचयिता है कबीरदास, और कबीरदास इन पंक्तियों में मनुष्य के व्यवहार का वर्णन कर रहा है। ये हो गया हमारा प्रसंग। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं व्याख्या की ओर, भावार्थ की ओर, सरल अर्थ की ओर। तो इसका भावार्थ ये है, कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य का एक व्यवहार होता है कि वे जैसी क्रिया हासिल करता है, वे जैसी प्रतिक्रिया हासिल करता है वैसी प्रतिक्रिया दर्शाता है, जैसा एक्शन प्राप्त करता है वैसा रिएक्शन वो देता है। तो ये एक मनुष्य का व्यवहार है, व्यवहारिक गुण होता है, उसके अंदर व्यवहारिक एक गुण होता है। यही व्यवहारिक गुण को कबीरदास दर्शा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जब कोई पहला मनुष्य अगर दूसरे मनुष्य को एक गाली देता है तो दूसरा मनुष्य उसकी प्रतिक्रिया में, उसके रिएक्शन में कई सारी गालियां उसे देता है। अर्थात वहां पर वे व्यवहार का गुण, व्यवहारिक गुण बता रहे हैं। मनुष्य में ये व्यवहारिक गुण होता है और ये नैसर्गिक है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के, हर एक मनुष्य के अंदर ये गुण होता है कि वे एक्शन पे रिएक्शन देता ही है, नेचुरल गुण है। इसे हम बदल नहीं सकते, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। तो यही गुण बता रहे हैं कि मनुष्य में यही गुण होता है। और वे कह रहे हैं कि जब हम, एक मनुष्य अगर से किसी दूसरे मनुष्य को गाली देता है तो वो मनुष्य उसको प्रतिक्रिया में कई सारी गालियां देता है। इसीलिए वो कहता है कि आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक। और कबीर कहता है, इसीलिए कहता है कि नहीं उल्टिए वही एक की एक। वे कह रहा है कि जो एक गाली आपके मुख से निकलती है वही मुख से वही एक गाली को नहीं उलटनी चाहिए, क्योंकि हमें प्रतिक्रिया में अनेक गालियां नहीं मिलेगी। अर्थात हम जिस प्रकार से दूसरे मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं वही व्यवहार हमें भी प्राप्त होता है, वो मनुष्य हमारे साथ भी वही व्यवहार करता है। तो हमें ये चाहिए कि सद्गुण को अपनाना चाहिए, दुर्गुण को हमसे दूर रखना चाहिए। गालियों का प्रयोग करना ये एक दुर्गुण है, अर्थात कि वे एक बुरी आदत है। हमें बुरी आदतों को दूर रखना चाहिए। बैड हैबिट्स जिसे हम कहते हैं, बैड हैबिट्स, तो ये बैड हैबिट्स को दूर करना चाहिए। यही व्यवहार हमें दूसरों के साथ सच्चा, पक्का, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इसे हम सद्गुण कहते हैं और सद्गुण को अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर कवि ने बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि हमें दुर्गुण को अपनाना नहीं चाहिए, सद्गुण को अपनाना चाहिए। और क्या क्या कहा है कि हमें औरों के साथ अर्थात दूसरे मनुष्यों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? प्रेम युक्त, स्वभाव युक्त, कि प्रेम से स्वभाव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए ताकि हमें प्रतिक्रिया में आदर ही मिले, निरादर ना मिले। तो ये थे प्रस्तुत साखियों का भावार्थ। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रस्तुत साखियों के भावार्थ,
सरल अर्थ व्याख्याएं आपको समझ में आई होंगी, प्रस्तुत साखियाँ समझ में आई होंगी। जो अब बाकी रह रहे हैं, जो हमारा उर्वरित भाग है, जो हमारा बाकी कल लेसन है, बाकी की कविता है, बाकी की साखियाँ हैं, वे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, आप मुझे कमेंट कर कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट कर कर ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा रहा। तो मिलते हैं बाकी के साथियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।